हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 70। वंश गौरी के घर से बाहर जाने लगा तो सामने से आती निशी से टकरा गया। उसने निशी को वहां देखा तो हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे वहां अकेला क्यों छोड़ आए? निशी ने लगभग वंश पर चढ़ते हुए कहा, वो मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो तो मैं। वंश ने धीरे से कहा, नाराज हो तो क्या तुम मुझे मना नहीं सकते? निशी ने चिढ़ते हुए कहा, सुनो, मुझे ना लड़कियों को बनाना नहीं आता। वैसे तुम्हें यहाँ लेकर कौन आया? वंश ने उलझन भरे स्वर में कहा, उससे तुम्हें क्या? कहते हुए निशी ने वंश को साइड किया और अंदर चली गई। वंश उसे रोकता इससे पहले उसकी नजर सामने खड़ी गौरी के भाई जय पर पड़ी और उसने कहा, वो निशी जी को मैं लेकर आया था, काशी दीदी के कहने पर। ठीक है, वंश ने कहा। अच्छा वंश भैया, मैं और निशी साथ में कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं या बहुत अच्छे लगते हैं? वंश को सोच में डूबा देखकर जय ने कहा। वंश ने जय की बात सुनकर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और उसे घूरते हुए कहा, बेटा अभी तुम्हारी उम्र ना पढ़ाई की है और इतनी उम्र नहीं हुई है कि तुम लड़कियां घुमाओ। ऐसी बात नहीं है, मैं अब बड़ा हो चुका हूं और मेरा लाइसेंस भी बन चुका है। जय ने वंश के सामने तनते हुए कहा, लाइसेंस गाड़ी चलाने का मिला है, लड़की घुमाने का नहीं। और जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए नहीं बनी। इस बार मुन्ना की आवाज वंश और जय दोनों के कानों में पड़ी। दोनों ने एक साथ पलटकर देखा तो पाया कि मुन्ना वहां खड़ा है। अपने होने वाले जीजा जी को देखकर जय थोड़ा सा घबरा गया और कहा, अरे मान जीजू आप, मैं तो बस ऐसे ही वंश भैया से मजाक कर रहा था। गौरी दीदी शायद मुझे बुला रही है, मैं आता हूँ। हाँ। जय मुन्ना से बचकर वहां से भाग गया तो वंश मुन्ना की तरफ पलटा और कहा, तो वो लड़की किसके लिए बनी है मिस्टर मानवेंद्र मिश्रा? जिनके लिए बनी है उन्हें कदर नहीं। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। मुन्ना ने अपने हाथों को बांध कर कहा, मैं नहीं समझता ना तो अभी गौरी के हाथों जूते खा रहे होते तुम। वंश ने इतरा कर कहा। मुन्ना को याद आया कि कुछ देर पहले ही वंश ने उसकी मदद की थी। उसने अपने हाथों को नीचे किया और कहा, तुम्हें कैसे पता हम लड्डू लाना भूल गए हैं? वंश कुछ कहता इससे पहले गौरी वहां आई और मुन्ना को दीवार की तरफ धकिया कर कहा, वो छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे मोतीचूर के लड्डू पसंद है? तो क्या तुम्हें लड्डू पसंद नहीं है? वंश ने गौरी से पूछा। मुन्ना को अजीब नजरों से देखा, जैसे ये पूछकर वह मुन्ना की जान बूझकर फंसाना चाहता हो। गौरी मुन्ना के करीब खड़ी थी। उसने वंश की तरफ देखा और कहा, नहीं। और हैरानी की बात यह है कि मिस्टर मान को ये तक नहीं पता कि मुझे मीठे में क्या पसंद है। गौरी को गुस्से में देखकर मुन्ना ने धीरे से कहा, हमें पता है तुम्हें गुलाब जामुन पसंद है। हाँ, तो फिर लड्डू लेकर क्यों आए हो? गौरी ने गुस्से से कहा। गाइस, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी ये लड्डू और गुलाब जामुन के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। यू गाइस कैरी ऑन। वंश ने कहा और वहां से चला गया। वंश के जाने के बाद गौरी मुन्ना को गुस्से से देखने लगी तो मुन्ना हंसने लगा। हंसो मत, मेरी बात का जवाब दो। गौरी ने छोटे बच्चे की तरह तुनकते हुए कहा। मुन्ना ने गौरी की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि हमें पसंद है और जो हमें पसंद है वो तुम्हें भी पसंद आएगा जब तुम पूरी तरह हमारे रंग में रंग जाओगी। मुन्ना की बात सुनकर गौरी का दिल धड़कने लगा। उस पर मुन्ना का उसके इतने करीब आना। गौरी के तो गले में शब्द ही अटक गए और वह कुछ बोल ही नहीं पाई। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुन्ना को बस एक टक देखती रही। मुन्ना की नजरें गौरी के सुर्ख गुलाबी होंठों पर ठहर गई। गौरी ने अपनी पलकें झपकाई तो मुन्ना का ध्यान गौरी के होंठों से हटा और उसने धीरे से कहा, कल सुबह हम बनारस के लिए वापस निकल जाएंगे। हमें तुम्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए गौरी, ताकि हम अपने मन का हाल तुम्हारे साथ साझा कर सके।
तो क्या आज शाम तुम हमसे मिलने आओगी? मुन्ना की बात सुनकर गौरी का दिल फिर धड़कने लगा। हालांकि गौरी और मुन्ना की सगाई हो चुकी थी और अब जल्दी ही शादी भी होने वाली थी, लेकिन आज से पहले मुन्ना ने गौरी को इस तरह अकेले में मिलने के लिए नहीं कहा। गौरी को समझ नहीं आया कि इस वक्त वह मुन्ना से क्या कहे, इसलिए वह पीछे हटी और वहां से जाने लगी। मुन्ना ने गौरी की कलाई पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया गौरी। गौरी पलटी और कहा, मैं जरूर आऊंगी। मुन्ना ने मुस्कुराकर गौरी का हाथ छोड़ दिया और गौरी वहां से चली गई। प्रताप का घर बनारस। घर के आंगन में बैठा प्रताप दांतों से अपने दांतों को घिस रहा था कि उसकी नजर सामने से आते भूषण पर पड़ी। राजन की सगाई वाली बात के बाद भूषण आज घर आया था। प्रताप ने देखा तो उठा और कहा, का रे भूषण बा, आज अपने घर का रास्ता भूल गए का? अरे पाए लागू चाचा, हम तो बस राजन भैया से मिलने आए थे। कहाँ है भैया, दिखाई नहीं दे रहे? भूषण ने प्रताप की तरफ आते हुए कहा, ये सब छोड़ो और हमको एक तो बात बताओ भूषण, कॉलेज में रजनवा का कोनो चक्कर वक्कर था का? भूषण ने सुना तो हैरानी से प्रताप को देखने लगा और कहा, अरे नहीं नहीं चाचा, ऐसा काहे पूछ रहे हो? राजन भैया के पास ये सब कामों के लिए वक्त ही कहाँ था? का हुआ, राजन भैया ने कुछ कहा का आपसे? अरे कहा का, हम खुदो देखे हैं अपनी आंखों से। इट्ठो लड़की की तस्वीर से बातें करते रहे रजनबा, और फिर उस दिन हमरे सामने भी तो कहा था उसने कि वो किसी राजदुलारी को पसंद करता है। प्रताप ने कहा, ए चाचा, तुम फिर हमारी अम्मा का नाम ले रहे हो? भूषण ने तुनकते हुए कहा, हाँ तो पूरे बनारस में का एक तो तुम्हारी अम्मा का नाम ही राजदुलारी है। भूषण सुनो हमारी बात, रजनवा की बुद्धि ना दिन ब दिन घास चढ़ने चली गई है। वो पूरी तरह से अपनी बुद्धि खोए इससे पहले तुम राजदुलारी को ढूंढ कर लाओ। प्रताप ने कहा, अरे हम कहाँ से लाए, ना हमने उसको कभी देखा ना कभी पहले मिले उससे। वो कोई दुकान पर मिलने वाला पान है जो गए और ले आए? भूषण ने प्रताप की बात सुनकर परेशान होकर कहा। प्रताप ने सुना तो वह भूषण के पास आया और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, भूषण बा, तुम हमारी इकलौती उम्मीद हो बबुआ। राजन को जी फितूर से बाहर तुम ही निकाल सकते हो। मतलब? भूषण ने असमझ की स्थिति में कहा, मतलब ये कि जिस भरम में राजन है तुम उसको सच कर दो। राजदुलारी राजन का पुराना प्रेम है, अब वो कैसी दिखती है जो रजनवा को भी कहाँ पता होगा? प्रताप ने कहा, आपका मतलब नकली राजदुलारी? भूषण ने कहा। प्रताप ने मुस्कुराकर सहमति में अपना सर हिलाया तो भूषण एकदम से उससे दूर हटा और कहा, पगला गए होगा, राजन भैया को पता चला ना तो हट्टी पसली एक कर देंगे हमारी। हम जे ना करी है, जाकर किसी और को पकड़ो। ए भूषणवा सुनो तो, देखो बात ऐसी है कि तुम वो रजनवा के खास दोस्त, तुम्हारे झूठ पर भी वो आंख बंद करके भरोसा कर लेगा। बदले में तुम जो कहोगे हम देंगे तुम्हें। प्रताप ने कहा। भूषण ने सुना तो सोच में पड़ गया और कुछ देर बाद कहा, आप सच कह रहे हैं? हाँ भूषणवा, तुम जो मांगो, बस एक बार से ससुरी राजदुलारी का किस्सा खत्म कर दो राजन की जिंदगी से, फिर तुम जो कहो हमें मंजूर है। प्रताप ने कहा तो भूषण की आंखें चमक उठी और उसने कहा, तो फिर दिवाली के बाद होने दो युवा नेता वाले इलेक्शन और उसमें टिकट दिलवाई दो हमको। प्रताप ने सुना तो कहा, इस बार के इलेक्शन में तुम्हारा युवा नेता बनना तय समझो भूषणवा। मुरारी तो पार्टी में रहा नहीं और विपक्ष की पार्टी हमारे बड़े भैया के हाथ में है, समझ लो युवा नेता बन गए तुम। अरे थैंक यू चाचा, अब बस देखो कैसे राजन भैया के सर से राजदुलारी का भूत उतारते हैं हम। भूषण ने कहा तो प्रताप मुस्कुरा उठा और वहां से चला गया। शक्ति का घर इंदौर। अपने घर के ऑफिस रूम में लैपटॉप के सामने बैठा शक्ति कुछ जरूरी काम कर रहा था। मुन्ना ने शक्ति को जो लिफाफा दिया था उसमें एक पेन ड्राइव थी और उसमें कुछ सबूत थे जिन्हें शक्ति बहुत ध्यान से देख रहा था। शक्ति जिस केस को देख रहा था वो एक बहुत ही बड़ा गैर कानूनी कामों से जुड़ा केस था जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग भी शामिल थे। शक्ति ने जैसे ही डीआईजी सर को स्क्रीन पर किसी से हाथ मिलाते देखा, हैरानी से उसकी आंखें सिकुड़ गई। शक्ति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इन सब में डीआईजी सर भी शामिल है
लेकिन शक्ति इतनी जल्दी कोई फैसला लेना नहीं चाहता था। उसने आगे चेक किया तो पाया जिससे डीआईजी सर हाथ मिला रहे थे उस आदमी का चेहरा नहीं बल्कि हाथ ही दिखाई दे रहा था। शक्ति को इन तस्वीरों में कोई और सबूत नहीं मिला। थक कर उसने जैसे ही लैपटॉप बंद करना चाहा, उसकी नजर तस्वीरों में दिखते आदमी के उस हाथ पर पड़ी जिसमें एक सिल्वर ब्रेसलेट था जिसके बीच में काले रंग का स्टोन था। शक्ति ने उस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखा लेकिन उसे समझ नहीं आया। उसने लैपटॉप बंद किया और किसी को फोन लगाकर उससे बात करने लगा। फोन कान से लगाए शक्ति जैसे ही कमरे से बाहर आया, उसकी नजर कमरे में बने दरवाजे पर गई जो कि उस कमरे में एक सीक्रेट कमरा था। दरवाजा शक्ति को कुछ खुला लगा। शक्ति ने फोन काटा और दरवाजे की तरफ आया। शक्ति ने दरवाजा खोला तो देखा सुबह जो आदमी यहाँ बंधा था वहां अब खाली कुर्सी और रस्सियां थी। शक्ति के चेहरे पर परेशानी के भाव तैर गए। वह अंदर आया तभी किसी ने पीछे से शक्ति को रस्सी से पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा। शक्ति ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन रस्सी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि शक्ति कुछ नहीं कर पाया। अंधेरे में वह उस आदमी का चेहरा भी नहीं देख पाया। उन दो मजबूत हाथों ने रस्सी के सिरों को कसकर पकड़ रखा था और उसके दाहिने हाथ में सिल्वर ब्रेसलेट झूल रहा था जिसके बीचों बीच लगा स्टोन चमक रहा था। शक्ति को एहसास हुआ कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, आखिर शक्ति किसके जाल में फंसा है? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर मेरे साथ। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय और हर हर महादेव।